Hello and welcome back to Canvas IQ guys. Hope you all doing well in your life. तो आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस पे रहेगा और इस पूरे लेक्चर में मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जितने भी डेरिवेशंस होती हैं जो जो इंपॉर्टेंट होती है मतलब आप लोगों के लिए मैं उसको यहाँ पे अच्छे से कवर करूँगा। ठीक है। और जो न्यूमेरिकल आएंगे इसके बेस पे जो इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर के वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। तो देखो जो थर्ड लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो प्लीज बड़े ध्यान से देखना इस लेक्चर को। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक छोटी सी अनाउंसमेंट, देखो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने एक चैनल बनाया है, व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी बोल सकते हो आप उसको। उसमें अगर आप या फिर आपका कोई भी फ्रेंड या फिर आपका कोई भी रिलेटिव अगर उसमें जुड़ता है या फिर जुड़ना चाहता है तो उसके जरिए आपका एक एडवांटेज जो रहेगा वो ये रहेगा कि अगर आपको कोई भी डाउट रहेंगे आप डायरेक्टली वहां पे डाउट अपने डाल सकते हो और मैं उस डाउट को क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे सकता हूँ वहां पे पीडीएफ बना के। ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप के लिंक के जरिए मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है। और अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं कि जिसमें आप लोगों को ना दिक्कत होती है, नहीं समझ में आते, ठीक है, और आपको जल्दी समझना होता है, इजी वे में समझना होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम जो चैनल है, ठीक है, कैमवर्स IQ का, आप उसके थ्रू भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि वहां पे मैं ऐसे ही बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी डिफिकल्ट होते हैं लेकिन मैं इजी वे में एक्सप्लेन करके वहां पे इंस्टाग्राम में डालता हूँ। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा मेरे व्हाट्सएप चैनल की भी, एंड इंस्टाग्राम जो मेरा पेज है मैं उसका भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो प्लीज उसको शेयर करना है एंड फॉलो करना है, एंड प्लीज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने आपको बोला पूरी वीडियो जो मेरी रहेगी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस पर रहेगी। ठीक है। तो पहले आप समझिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। हालांकि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको पहले क्लियर कर दिया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो जिसने पहली वाली वीडियो लेक्चर नंबर 2 केमिकल काइनेटिक्स अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दूंगा। ठीक है। आप लोग उस लेक्चर को देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्लियर कर लेना। ठीक है। चलिए तो अब देखो भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड उसी का दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली में लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है, बट एक्चुअली में दोनों सिमिलर नहीं होते हैं। ठीक है। ये दोनों अलग अलग टाइप से होते हैं और इनकी अलग अलग तरीके से आप इनको समझ सकते हो। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ बड़े ध्यान से सुनना है यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मैं अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलना चाहूंगा तो जब आप रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखते हो तो रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जब किसी भी फैक्टर का कोई एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट मतलब जब उस फैक्टर की कोई भी पावर होती है तो वही पावर हमारी डिसाइड करती है कि उस फैक्टर का ऑर्डर क्या है। ठीक है। अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन आप लिख लेते हो तो सेम यहाँ पे भी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है। ये इसकी सिंपल से डेफिनेशन है। और अगर मैं मॉलिक्युलरिटी की बात करूं तो देखो मॉलिक्युलरिटी आपका कोई भी हो सकता है, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो। मैं इन तीनों की बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मान लो एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, कोई भी एक रिएक्शन है उसमें आपके पास कोई भी आयन, मॉलिक्यूल या फिर एटम पार्ट कर रहे हैं या फिर पार्ट ले रहे हैं। ठीक है। उस रिएक्शन में मतलब आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। इन्वॉल्व है मतलब डायरेक्टली उस रिएक्शन में। तो जितने भी इन्वॉल्व रहेंगे, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, वही होती है आपकी मॉलिक्युलरिटी। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स एंड आयंस और मॉलिक्यूल्स विच पार्टिसिपेट इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है। और ये सारे के सारे होंगे, ऐसे नहीं कि आपने एक दो को छोड़ दिया। अगर आपके पास, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, तो इस रिएक्शन में आपके पास हाइड्रोजन ने भी पार्टिसिपेट किया एंड क्लोरीन ने भी पार्टिसिपेट किया, तो इसमें इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, 2 होगी। समझ रहे मेरी बात को। तो चलिए फिर तो अब ये तो हो गया। ठीक है। सिंपल सिंपल डेफिनेशन है। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस होता है, क्योंकि कभी कभार ना एग्जाम में इन दोनों के बीच में 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में डिफरेंस जरूर आ जाता है। तो डिफरेंस क्या है जरा देखो यहाँ पे। पहला डिफरेंस है मेरे पास कि इट कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल एज जीरो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका फ्रैक्शन में भी जा सकता है, जीरो में भी जा सकता है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी ऑर्डर होते हैं हाफ। ठीक है। होते हैं ऐसे, जैसे मैंने अभी HCl वाला जो एग्जांपल दिया था ना, इसका ऑर्डर एक्चुअली में हाफ होता है। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, जीरो भी। अच्छा, मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी ना फ्रैक्शन हो सकती है ना जीरो हो सकती है, ये सिंपल होल नंबर में रहेगी। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, 1 2 3 ऐसे। अच्छा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो हमारा एक्सपेरिमेंटली डेटा होता है। क्या होता है वो? एक्सपेरिमेंटली डेटा होता है मेरे पास। ठीक है। मैं उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही फाइंड कर सकता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में ही अप्लाई होती है।
ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन होती है मतलब आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स स्टेप पे नहीं होती अप्लाई हो। अच्छा अब देखो जरा यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, अब मैं टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। अब टाइप ऑफ रिएक्शन क्या क्या होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, मैंने आपको बताया जैसे जीरो ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस में आपको डेरिवेशन भी आ सकती है प्री बोर्ड में, बोर्ड में डेरिवेशन नहीं आती, प्री बोर्ड में आ सकती है, या फिर बोर्ड में आएगा तो इसके बेस में क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है। दूसरा फर्स्ट ऑर्डर, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये है, ये बस समझने के लिए है, ठीक है, इनकी यूनिट्स याद रख सकते हो आप, लेकिन जो मेन डेरिवेशन जिसका फॉर्मूला और हाफ लाइफ का फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो इन्हीं दो के बेस पे है, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको तो इन दो के बेस पे ही करवाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे होंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरे पास कितने टाइप के हो सकते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और भी ऐसे सो ऑन कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। हाफ ऑर्डर भी होता है, मैंने आपको बोला है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अच्छा नेगेटिव में भी होता है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव में नहीं होता, बहुत सारे ऑर्डर ऐसे नेगेटिव में भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो एग्जाम में ऐसा पूछते हैं नहीं आपसे, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, बट ऑर्डर नेगेटिव में भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा जीरो ऑर्डर का मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ पे H2Cl2 2HCl में है तो मतलब ये तो अभी आपने बोला था कि हाफ ऑर्डर का, एक्चुअली में अगर देखा जाओगे तो Cl का यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो हाफ होता है एंड H2 का ऑर्डर जीरो होता है, कभी करके देख लेना पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हम रिएक्शन को देख के पता लगा लेंगे कि भाई कि क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो नहीं, देखो आपको एक्सपेरिमेंटली डेटा जाना ही पड़ेगा, मतलब आपको कैलकुलेट करना पड़ता ही है, ठीक है, तभी जाके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लगा सकते हो। लेकिन आप लोगों का सबसे इजी तरीका यही है कि एक एक दो दो एग्जांपल याद रख लो, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो या थर्ड ऑर्डर हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कभी कभार एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हो, दे दिया है रिएक्शन, बताओ कौन सा ऑर्डर के, है ना, तो एग्जाम्पल याद कर लो यार, बात खत्म, कहानी वहीं पे खत्म। लेकिन अब मॉलिकुलरिटी पे आते हैं, तो देखो मॉलिकुलरिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक होती है यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, एक होती है मेरे पास बायोमॉलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, और एक होती है मेरे पे टर्मोलिकुलर रिएक्शन। तो ये तीनों टाइप की जो रिएक्शंस होती है मॉलिकुलरिटी में आती है, ठीक है। जनरली देखा जाए यूनिमॉलिकुलर, बायोमॉलिकुलर, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर आपको इनके एग्जाम्पल याद करें तो एग्जाम्पल भी देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ध्यान रखना कि मॉलिकुलरिटी सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन में ही आ सकती है, जो कि कैसी होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। समझ रहे मेरी बात को। चलिए, तो होप सो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सा है यार, ज्यादा सरदर्दी नहीं करनी, यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, याद करो, खत्म करो कहानी, ठीक है। क्योंकि अब इसके बाद मैं आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बेस में सबसे पहले कराऊंगा जीरो ऑर्डर और उसके डेरिवेशन विद ग्राफ, ठीक है, और उसकी हाफ लाइफ का भी विद ग्राफ, मैं सब समझाऊंगा, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर इसी वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो अब हम सीखते हैं कि रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है, देखो बहुत ही सिंपल टर्म में मैं डेरिवेशन समझाऊंगा आपको, देखो कितना इजी है इसका डेरिवेशन। मान लो आपके पास एक रिएक्टेंट था और वो आपको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, ध्यान से देखना। तो इस रिएक्टेंट के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए जरा किस तरीके से, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ठीक है। अब किस तरीके से लिखोगे आप, इस तरीके से, रिएक्टेंट साइड है, डेल आर की कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी, भाई यही तो होता है। और अगर मान लो मैं आपसे सेम यही कहता हूं कि मेरे को इस रिएक्टेंट साइड के लिए क्या करना है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन लिखना है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर रेट कांस्टेंट और यहाँ पे आर की कंसंट्रेशन, और कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या जाएगा, जीरो। अरे भाई यही तो होगा, है ना। तो मेरे पास ये दो चीजें आ गई, अब मैं इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को क्या करूंगा, कंबाइन करूंगा और कंपेयर करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, माइनस डेल आर की कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी इक्वल टू के आर नॉट, ये है। अब आप लोग सभी जानते हो कि किसी की पावर में जीरो होना इट मीन्स वो क्या दिखाता है, वन की वैल्यू दिखाता है, ये हम सबको पता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने डेरिवेशन को आगे बढ़ा दिया, k इंटू वन के, क्योंकि मैंने इसके बदले क्या पुट कर दिया, वन पुट कर दिया, ये आप लोग सब जानते हो। चलिए ठीक है, तो अब मैं इस dt को इस साइड लेके चले गया, अब dt मेरा क्या चले गया, इस साइड k की तरफ। तो मेरे पास जब dt मेरा k की तरफ गया तो मेरे पास आया माइनस डेल r की कंसंट्रेशन इक्वल टू k डेल टी,
भाई यही आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने साइन को भी चेंज कर दिया। इधर मैंने माइनस को मैं उधर लेके चला गया, तो यहाँ माइनस क्या हो गया, प्लस का, और अब यहाँ माइनस मेरा इधर शिफ्ट हो गया। मैंने बस ये किया। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेप लिख भी देता हूँ, शिफ्टिंग माइनस साइन। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलो भाई, अब हो गया। अब हम अपने मेन काम पे आएंगे, जो कि इस रिएक्शन का मेन पार्ट है। बड़े ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, और वो होता है मेरे पास इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करवाऊंगा भाई, दोनों की दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। तो चलिए जरा इंटीग्रेशन करवाते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन डेल आर की कंसंट्रेशन इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, और माइनस के को हम बाहर ही रहने देते हैं, डेल टी की कंसंट्रेशन यही आएगा। के बाहर क्यों आए, क्योंकि कॉन्स्टेंटम होता है, और इसकी मैं करूंगा यहाँ पे डेल टी की इंटीग्रेशन। चलिए, तो अब आपको ऑलरेडी पता आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसल आउट, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसल आउट। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा आर की कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस के टी। और जब भी आप ये इंटीग्रेशन करवाते हो, ठीक है, तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आता है आई, और आई को मैं कहता हूँ इंटीग्रेटेड कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखिए, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, आई आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक मैंने क्या किया। तो अब इस रिएक्शन को, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, अब इतना ही समझते हैं। अब चलिए भाई, अब देखो, मैं अगर एक कंडीशन अप्लाई करता हूं, व्हेन, एक कंडीशन है टाइम इक्वल टू जीरो, अगर मैं बोलता हूं कि टाइम मेरा जीरो है, इट मींस मेरी रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो उस केस में ये जो आर है ना, ये आर, आर होता है एक्चुअली में मेरा, मैं आपको बता भी देता हूं कि ये जो आर होता है मेरा, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ रहे हो मेरी बात को, कि ये तो आपको पता है कांस्टेंट है, टी टाइम होता है, आई मैंने इंटीग्रेटेड कांस्टेंट दिया। ठीक है, तो जो मेरी आर की कंसंट्रेशन, मतलब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, वो मेरी किससे रिप्लेस हो जाएगी इस केस में, जब टी जीरो होगा, वो मेरी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ रहे मेरी बात को, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम जीरो है, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो भाई रिएक्टेंट की कोई ना कोई कंसंट्रेशन दी होगी आपको क्वेश्चन में, तो वही आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को किससे रिप्लेस कर दिया, इनिशियल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो आर नॉट से। तो चलो भाई, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन वन। ठीक है, अब यहाँ पे इस साइड चलते हैं, इस साइड चलते हैं। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों वैल्यू को किस में पुट करने के लिए बोला, इक्वेशन वन में। तो चलिए जरा इक्वेशन वन में इन दोनों वैल्यू को पुट करते हैं। क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, आर के बदले मेरे पास क्या आ जाएगा, आर नॉट आ जाएगा। भाई आर के बदले मेरे पास क्या आ जाएगा, आर नॉट आ जाएगा। ठीक है, माइनस के, ठीक है, माइनस के, और यहाँ पे टी के बदले मैं क्या पुट करूंगा, जीरो। ठीक है, एंड प्लस आई। भाई यही आ रहा, देख लो, चेक कर लो भाई, यही आ रहा ना। तो मैंने क्या किया, ठीक है भाई, तो मेरे पास आर नॉट का जो वैल्यू निकला, वो निकला आई। अब भाई ये आ गया आपके काम की चीज। ठीक है, ये जो है ना, ये आपकी बहुत ही काम की चीज है। क्यों, क्योंकि अब मैं इस वैल्यू को, जो आई की वैल्यू है मेरी, इसको मैं किस में पुट करूंगा, ये इक्वेशन में। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन वन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो आप, कभी इसकी वैल्यू उधर, भाई काम ऐसी होता है। ठीक है, आपको जीरो ऑर्डर के लिए के की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब रेट कांस्टेंट कैसे निकलेगा वो निकालना। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे, ये सारा चामताम मैंने इसीलिए तो किया ताकि मेरे पास आई की वैल्यू आ जाए, क्योंकि इसको मेरे को हटाना भी तो है। तो अब आई की वैल्यू आ गई तो पुट कर लो भाई, तो आपके पास हो जाएगा ये आर इक्वल टू माइनस का के टी प्लस आर नॉट।
ठीक है भाई, ये है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया है, और यहीं पे जो ये वाली वैल्यू है, इस फॉर्मूले को याद रखना, क्योंकि यही फॉर्मूला आपको अभी जब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवाऊंगा तब काम आएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, आप चाहो तो आप यहाँ पे से के की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, कैसे मैं बता देता हूँ अभी आपको। ठीक है, आप क्या करो, इस के को इधर लेके आ जाओ और इस वाले को उधर भेज दो। के टी इक्वल टू आर नॉट की कंसंट्रेशन माइनस आर की कंसंट्रेशन। ठीक है, और आप क्या करो, के को अकेला रहने दीजिए और आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ये लो भाई, इजी वे में आपका के की वैल्यू आ गई फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डेरिवेशन कंप्लीट। अब बचा हमारे पास बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और याद रखना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं इससे करवाऊंगा। ये जो ये है ना, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये जो मैंने आपको इक्वेशन निकाल के दी है, इसी इक्वेशन की हेल्प से मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बोर्ड में आते हैं, कभी कभार आपके पास कॉम्पिटिटिव लेवल में आते हैं, तो देखो कितना सिंपल था यार, कुछ नहीं था, डेरिवेशन बहुत ईजी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है मेन, जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे आपको यही फॉर्मूला करना है, यही फॉर्मूला निकालना है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप के फाइंड कर सकते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है भाई, तो इसको तुरंत नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले मेथड में। अच्छा, मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीजें लिखवा भी देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। के इज इक्वल टू क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ये तो आपको फाइंड करने के लिए बोला जाता है ना। आर नॉट ये होता है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, आर होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, दोनों में फर्क होता है, इनिशियल और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दोनों में फर्क होता है, फाइनल और माइनस इनिशियल उसका। ठीक है, या फिर इनिशियल माइनस फाइनल जिसका भी होता है। टी टाइम, तो कंफ्यूज मत होना सर कि आर नॉट इनिशियल है, इनिशियल माइनस फाइनल, हाँ भाई होता है, और यही फॉर्मूला भी आपके पास, आप लोग चेक भी कर लेना। ठीक है, यही फॉर्मूला आता है। ठीक है, और अच्छा एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना सर हमारे इसमें तो ए नॉट लिखा होगा है, तो यार वर्ड कुछ भी हो, वर्ड कुछ भी हो, फॉर्मूला तो यही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आर नॉट लिखा, तो आपके पास क्या पता आपके स्कूल टीचर मैम ने करवाया हो ए नॉट के हेल्प से, बट यही रहेंगी चीजें जो मैंने लिखवाया। ठीक है, तो इसको याद कर लेना अच्छे से, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम तुरंत चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, चलिए तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं जीरो ऑर्डर। देखो समझ के करोगे ना तो सब होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस हवा हवा में रट्टा मारना, रट्टा मारना सही नहीं है, समझ के करो तब ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो मैंने एक इक्वेशन लास्ट लिखी थी, जो मैंने कहा इसी के बेस पे मैं आपको ये करवा के दिखाऊंगा, ग्राफ पुट करवा के दिखाऊंगा, माइनस के टी प्लस आर नॉट। भाई ये इक्वेशन थी, यही थी ना इक्वेशन। तो चलिए जरा अब मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सही लग रहा, सही लग रहा है ना, मैथ वाले को रिलेट कर पा रहे होंगे। भाई इसी के थ्रू तो हम क्या करते हैं, ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी के थ्रू, है ना। तो देखो कितना सिंपल हो गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि रेट और कंसंट्रेशन के टर्म में अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ, सॉरी रेट और टाइम के टर्म में अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ, तो एक्स एक्सिस पे मेरा क्या आ जाएगा, टाइम, वाई एक्सिस पे मेरा क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन, लेकिन किसका, रिएक्टेंट का, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद जो स्लोप जहां पे इंटरसेप्ट हो रहा होगा, पहले मैं आपको इंटरसेप्ट पॉइंट बता देता हूँ। इंटरसेप्ट पॉइंट होता है ये, ठीक है, और इस इंटरसेप्ट पॉइंट में मेरे पास जो सी आएगा, सी क्या होता है, सी होता है आपका इंटरसेप्ट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट आर नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आ गया, अब पॉइंट मिल गया, अब एक स्लोप डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेट नीचे की तरफ लिया, और ये जो स्लोप है ना, ये होती है आपके नेगेटिव स्लोप, माइनस के। भाई ध्यान रखना, अगर आपने ये पुट नहीं किया ना, माइनस किया आपने ग्राफ में, तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, भूल जाओ मार्क्स। ठीक है, तो एक ग्राफ तो ये होता है हमारे पास, जिसमें आप देख सकते हो रेट और टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने ग्राफ बनाया। अच्छा, एक ग्राफ एक्चुअली में क्या होता है जीरो ऑर्डर में, कि रेट एंड कंसंट्रेशन के बिहाफ पे बनता है। अब वो क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है कि
हम लोग जानते हैं जो रेट होता है मेरा वो इंडिपेंडेंट होता है मेरा किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। किस केस में, जीरो ऑर्डर के केस में। ध्यान रखना कि जो मेरा जीरो ऑर्डर के केस में जो रेट होता है मेरा वो इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी करो आप, चाहे बढ़ाओ घटाओ, रेट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये इसकी पावर क्या होती है, 1 होती है ना, आपको पता ही है। मतलब ये क्या है मेरा, रेट इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। भाई उससे तो इंडिपेंडेंट ही हो। तो अब इसके बिहाफ पे कैसे बनाओगे ग्राफ, कैसे बनाओगे इसके बिहाफ पे, तो देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। ये अब है मेरे पास रेट एंड कंसंट्रेशन के बिहाफ पे मैंने ग्राफ बनाया। कुछ नहीं करना है, जब इंडिपेंडेंट होती है तो बस ये स्लोप डाल देना और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, बस ये डाल देना स्लोप, आपका ग्राफ बन गया। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टर्म है, इसको ज़्यादा अपने सरदर्दी मत लेना। तुरंत इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्या कराता हूँ आपको, हाफ लाइफ और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए चलिए भाई, लगे हाथों अब हाफ लाइफ भी समझ लेते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बट उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए हाफ लाइफ निकालने के लिए भी। तो फॉर्मूला कौन सा होगा, जो रेट जीरो ऑर्डर का निकालने के लिए हमने फॉर्मूला फाइंड किया था ना, कौन सा फॉर्मूला था वो, था हमारे पास के इक्वल टू आर नॉट की कंसंट्रेशन माइनस आर की कंसंट्रेशन अपॉन टी। भाई यही तो फॉर्मूला था। और मैंने क्या किया, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, टी को इधर लेके चल के इंटू टी, और साथ में मेरे पास क्या आ गया, आर की कंसंट्रेशन माइनस, सॉरी आर नॉट की कंसंट्रेशन माइनस आर। ठीक है, यही है, इसकी हेल्प से मैं हाफ लाइफ फाइंड करूंगा। बट उससे पहले हाफ लाइफ समझा देता हूँ होता क्या। देखो हाफ लाइफ का मतलब ये नहीं कि आपने टाइम आधा कर दिया। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहता हूँ कि वो डिपेंड करता है हमारी जो कंसंट्रेशन कितनी हमारी कम हो रही है। मान लो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझो। मान लो आपके पास 100 चॉकलेट्स है और रूल बहुत सिंपल है कि आपको हर 10 मिनट में जितनी भी चॉकलेट्स है उसका आधा खाना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 10 मिनट बाद देखा तो 100 चॉकलेट्स कितनी हो गई कम हो गई, 50 हो गई। फिर आपने 10 मिनट बाद देखा, 50 चॉकलेट कितनी कम हो गई, 25। फिर आपने 10 मिनट बाद देखा तो 25 चॉकलेट कितनी कम हो गई, अब आपके 12.5। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि टाइम को हम आधा अधूरा नहीं कर रहे। हमारा मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास टाइम के रिस्पेक्ट में हम देखा जाए तो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ होती जा रही है। ठीक है, तो अगर मान लो, ठीक है, मान लो मैं टी को रिप्रेजेंट करता हूं टी हाफ से। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि टाइम आधा कर दिया। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझो हाफ लाइफ का कि होता क्या है। ठीक है, सेम टाइम में आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी होती जा रही है, इसी को हम हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो टी को मैं अगर रिप्लेस करता हूँ टी हाफ से, और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है भाई इसने तो आधा होना ही है। तो आधा किसका हो गया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, भाई जो इनिशियल कंसंट्रेशन दी रहेगी उसी की तो आधी होगी। ठीक है, भाई मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ 100 चॉकलेट, तो 100 चॉकलेट स्टार्टिंग में थी तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो है, तो उसी का ही तो आधा होगा, है ना। जब रिएक्शन तो स्टार्ट हो गई, आपने जब चॉकलेट खाने स्टार्ट किया, लेकिन आधा किसका होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के ही तो मतलब आर किसका आधा होगा, मेरा आर नॉट के। हो गया, तो भाई इसके बदले हम ये पुट करेंगे, इसके बदले हम ये पुट करेंगे। चलो करो जरा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास आ गया के टी हाफ इक्वल टू आर नॉट माइनस आर नॉट अपॉन 2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा के टी हाफ। ठीक है, इसका एलसीएम लेके कर लेना इसको सॉल्व, तो आपके पास आएगा ये आर नॉट की कंसंट्रेशन अपॉन 2। ठीक है, और अगर थोड़ा सा इसको अगर आप और ज़्यादा सॉल्व करते हो तो टी हाफ को इधर ही रहने दीजिए, के को उधर लेके चल जाइए। तो टी हाफ का जो फॉर्मूला आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, आर नॉट अपॉन 2 के। बस सिंपल। ठीक है, यही होता है मेरे पास फॉर्मूला। ठीक है, जो कि मेरा हाफ लाइफ कैलकुलेट होता है। ठीक है, जिसके थ्रू मतलब हम हाफ लाइफ को कैलकुलेट करते हैं। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको क्या करता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ हाफ लाइफ के लिए।
चलिए, तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं हम हाफ लाइफ का। तो ये कैसा होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो जैसे हमने ना अभी हाफ लाइफ निकाला था, ये फॉर्मूला कि टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा मेरा ग्राफ बनाने के लिए, वो टी हाफ एंड जो मेरी कंसंट्रेशन है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन, उसके बेस पे लगेगा। तो देखो जरा, यहाँ पे वाई एक्सिस में मैं टी हाफ को ही लिखूंगा, पुट करूंगा, एंड जो एक्स एक्सिस रहेगी मेरी, वहां पे मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को पुट करूंगा। ठीक है, और जो मेरा यहाँ पे स्लोप है, अब वो देखो डायरेक्टली यहाँ से ऐसा उठेगा, और ये जो स्लोप होगा मेरा, ये एक्चुअली में बनेगा 1/2k के बेस पे। ठीक है, हाफ मतलब हाफ के इसके बेस पे ही बनता है। और ध्यान रखना कि ये जो स्लोप है ना, अगर आपने इसकी वैल्यू नहीं लिखी तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करिए। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ, जिसमें हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ के थ्रू फर्स्ट ऑर्डर को भी क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक है, उसके लिए भी सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके लिए हाफ लाइफ की रिप्रेजेंटेशन भी कर देंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी डेरिवेशन कर लेते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अकॉर्डिंग होता है हमारे पास। ठीक है, देखो सेम चीज़ है जैसा आपने किया था कि रेट किस तरीके से निकलेगा, मतलब जैसे आपने जीरो ऑर्डर के केस में किया था, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। इसके लिए अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे डेल आर की कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। सेम यहाँ पे अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना चाहोगे रिएक्टेंट साइड के लिए, तो आपके पास आएगा ये, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ऊपर पावर में क्या जाएगा 1। यही होगा। आपने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर करके आपके पास आया ये माइनस डेल आर अपॉन डेल टी इक्वल टू में के आर। भाई यही होगा। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे सब तो सारी चीज़ें सेम है, बस थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेते हैं। डी टी को मैं इधर लेके चल जाता हूँ, और आर को मैं, आर की कंसंट्रेशन को इधर लेके आ जाता हूँ। तो मैंने यही किया, मैंने किया माइनस डेल आर अपॉन आर। ठीक है, इसको आप सिंपल भी लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे आ जाएगा के डेल टी। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने बोला ना कि यहाँ पे पावर जो होता है, ठीक है, हम उसको सॉल्व करके लिखते हैं, तो जिसकी पावर में 1 होता है उसका वैल्यू क्या आती है, 1 ही आती है। तो मैंने यहाँ पे क्या, अगर आप इसको यहाँ पे सिंपल आर भी लिखोगे ना, के इंटू आर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना जरा, ये आपके पास लास्ट टाइम आएगी जब आपने एक्सचेंज किया। अब देखो, अब हम वही काम करेंगे जो हम करते ही है, इंटीग्रेशन बोथ साइड। भाई दोनों साइड आप क्या करवाओगे, इंटीग्रेशन करवाओगे। इस साइड भी करवा दो, माइनस को बाहर पे रख देते हैं, आर की कंसंट्रेशन अपॉन आर। इस साइड भी करवा दो, के को बाहर पे रख देते हैं, डेल टी। हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे वो सोचते हैं कि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट कर देंगे जैसे हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल आर की कंसंट्रेशन अपॉन आर है, तो जब भी ऐसी कोई टर्म आती है तो वो आपके पास क्या हो जाता है, हो जाता है आपके पास माइनस एल एन आर की कंसंट्रेशन, ये हो जाता है। ध्यान रखना, नेचुरल लॉ का केस आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल के टी, सिंपल ये बचेगा यहाँ पे। और आपको पता है जब आप इसको सॉल्व करते हो तो लास्ट में क्या जाता है, आई, और आई क्या होता है मेरे पास, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, या फिर रेट लॉ कांस्टेंट, जो आपको बोलना है। ठीक है भाई, हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक आ गया ना। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, यहाँ पे माइनस को उस साइड लेके जा सकते हो। ठीक है, माइनस अगर आपका उस साइड चले भी गया तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, यहाँ पे बस क्या आ जाएगा, माइनस के टी आ जाएगा, प्लस आई, वही होगा और कुछ नहीं होगा यार। ठीक है, चलिए, तो अब जरा मान लीजिए जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था, इफ टाइम इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो किससे रिप्लेस हो रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन से। मान लो, तो जरा पुट करते देखते हैं क्या आता है मेरे पास। ठीक है, इन दोनों को मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। चलिए जरा करके देखते हैं, है ना, करके देखते हैं क्या आ रहा है। भाई ये दोनों जो वैल्यू है इसको मैं क्या करूंगा, इस पे पुट करता हूँ, इस इक्वेशन पे। तो यहाँ पे आया मेरे पास एल एन, आर के बदले में क्या कर देता हूँ,
आर नॉट, ठीक है, माइनस के, और टी तो जीरो है मेरा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आई। तो अब आई आ गया। तो अब वही सेम कहानी, पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन वन। भाई यही तो है कहानी, और तो कुछ है ही नहीं। आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हम क्या करते हैं, सारा डेरिवेशन कर रहे थे इस केस में, है ना। पिछले वाले केस में जीरो ऑर्डर में भी तो हमने सेम किया था। आई की वैल्यू एक बार आ गई, तो अब आई की वैल्यू जो आई है यहाँ पे पुट कर दो। तो कैसे पुट करोगे देखो जरा, तब आपके पास आ जाएगा एल एन आर की कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट की कंसंट्रेशन। हो गया भाई, कुछ बचा ही नहीं है, बस रिएक्शन हो गई। अब तो कुछ है ही नहीं, इसको याद रखना बस। इसके बेस में मैं आपको ग्राफ समझा दूंगा। लेकिन अगर आपको के की वैल्यू निकालनी है तो देखो कैसे निकलेगा। आप क्या करो, के को इस साइड भेज दो और आर वाले को उस साइड भेज दो, ठीक है। या फिर उस साइड भी क्यों भेजना, आप क्या करो, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको इस साइड लेके आओ। मैं भी बताता हूँ रीजन क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा एल एन आर की कंसंट्रेशन माइनस एल एन आर नॉट की कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस के टी। और यही होगा, अरे यही होगा, है ना। तो चलो भाई देखते हैं अभी यहाँ पे करके। मैंने आपको बोला कि log m और माइनस log n, मतलब ln m माइनस ln n का फॉर्मूला क्या होता है, ln m अपॉन n, m अपॉन n। अगर आपके पास m ये है तो n क्या होगा, यही होगा, यही होगा ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि नेचुरल लॉग का फॉर्मूला लगा देता हूँ, log m माइनस log n, जो कि होता है मेरे पास नेचुरल लॉग r की कंसंट्रेशन अपॉन r नॉट की कंसंट्रेशन, साथ में क्या चल रहा है मेरा माइनस, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये वाला माइनस हटाना है तो आप क्या करो, इसको अपोजिट उल्टा कर दो, ये वाला पूरा पार्ट ही उल्टा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास एल एन आर नॉट की कंसंट्रेशन अपॉन आर इक्वल टू के टी। भाई इस स्टेप को याद रखना, इस स्टेप में आपने क्या किया, इनवर्स किया है। किसके लिए किया इनवर्स, फॉर रिमूविंग नेगेटिव साइन, इसीलिए तो आपने क्या किया, इन्वर्स किया है। तो यहाँ गया आपके पास। अब और देखो कुछ तो करना ही नहीं है, टी की वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे, टी इधर आ जाएगा, सॉरी के की वैल्यू आप निकाल ही लोगे, टी इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे के की वैल्यू मेरी जो निकलेगी वो निकलेगी एल एन आर नॉट अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। अब देखो भाई, एक चीज जो आपको शायद आइडिया हो, मैं साइड में लिख देता हूँ, कि जब भी नेचुरल लॉग का कॉन्सेप्ट आता है तो नेचुरल लॉग एल एन को कन्वर्ट करने के लिए कॉमन लॉग में जो बेसिक लॉग होता है मेरा, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कराता हूँ, 2.303 से। जैसे ये है मेरे पास, तो एल एन ए है, तो अगर मेरे को इसको नेचुरल कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है, ये मेरा नेचुरल लॉग है और ये मेरा कॉमन लॉग है, तो मैं पता है क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कराऊंगा 2.303 लॉग ए, हो गया बस। तो सेम मैं यहाँ पे भी वही करूँगा। तो लास्ट में जो मेरे पास के का फॉर्मूला आएगा वो आएगा लॉग 2.303, थोड़ा पहले इसको लिख लेता हूँ, 2.303 लॉग आर नॉट की कंसंट्रेशन अपॉन, यहाँ पे ना इसके नीचे टाइम लिख दो और यहाँ पे आर की कंसंट्रेशन। भाई आ गया आपका के का फॉर्मूला, सिंपल। कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए यार, बहुत ही सिंपल टर्म है, ठीक है। तो यही है मेरी इंटीग्रेटेड रेट लॉ डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब मैं आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ और लास्ट में इसका हाफ लाइफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको तुरंत। चलिए भाई, तो अब जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। देखो मैं एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ आप सभी को, कि जो मेरे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर की, उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे ग्राफ दिए रहते हैं। अब कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है वो आपको पता ही नहीं रहता। देखो वैसे इंपॉर्टेंट जो जो है, मैंने जो आपके एनसीईआरटी में भी रहता है, मैंने सारे वही ग्राफ यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो एग्जाम में जिसके रिस्पेक्ट में भी अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला जाएगा, उसी के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाओगे। मैंने यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, 4 टाइप के जो इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं। एक और ग्राफ होता है बट वो हाफ लाइफ की बेस पे होता है, ठीक है। तो पहले हम इन 4 टाइप के ग्राफ को हम डिस्कस करते हैं। देखो भाई, अगर आपको ग्राफ के लिए इक्वेशन चाहिए तो देखो इक्वेशन तो कोई भी हो सकती है। जैसे मेरे पास एक, हम जो इक्वेशन लेके चलते हैं ना, ये वाली, एल एन आर की कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट की कंसंट्रेशन,
है ना। आप इस इक्वेशन की हेल्प से भी कर सकते हो ग्राफ बनाने के लिए, मतलब पुट कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर आप ये वाली इक्वेशन भी ले सकते हो जो हमने लास्ट में फॉर्मूला निकाला था कि 2.303 अपॉन टाइम, ठीक है, यहाँ पे लॉग आर नॉट की कंसंट्रेशन अपॉन आर की कंसंट्रेशन, इसके थ्रू भी आप ग्राफ को पुट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। बट देखो एक सिंपल सी ट्रिक मैं बताता हूँ इन चारों ग्राफ को याद करने की। अब देखो मैंने सबके रिस्पेक्ट में ग्राफ यहाँ पे लिखे हुए हैं, बस स्लोप का ही डिफरेंस होगा सब में, ठीक है। कैसे? जैसे जो मेरा पहला ग्राफ है वो रेट एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बेस पे, ठीक है। रेट एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बेस पे जो मैं पहला ग्राफ बना रहा हूँ उसमें क्या होगा, उसमें होगा मेरे पास ये स्लोप, बस आपको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करनी है। और ये जो स्लोप होती है ना, यहाँ पे जो स्लोप होगी आपकी वो होगी क्या, बस के लिखना आपको और कुछ नहीं स्लोप में, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा अगर रेट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बिहाफ में अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो स्लोप को आप नीचे से ऐसे ऊपर की साइड में लेके जाओ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास के। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको ग्राफ सिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो इतना डीप जाने की जरूरत भी नहीं है आपको, आपको बस ग्राफ याद रखना है। अगर दूसरा ग्राफ में देखो तो मैं देखो यहाँ पे लॉग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने ग्राफ बना, ठीक है। अब मेरे को ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक इंटरसेप्ट पॉइंट तो चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो ये वाला है ना, ये आप ऊपर वाले रिएक्शन से भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बस मैंने लॉग की बात कर रखी है क्योंकि मैं नेचुरल लॉग को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉमन लॉग में। और याद है ना, जब आपको जब भी कॉमन लॉग में कन्वर्ट होता है हमारा, तो हम किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, हम कराते हैं 2.303 से। तो यहाँ पे जो स्लोप रहेगी मेरी वो रहेगी माइनस के अपॉन 2.303। ये है मेरी ये है मेरी स्लोप इस वाले कौन सा वाले ग्राफ की, जब मैं लॉग आर की कंसंट्रेशन एंड टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ ऐसा बोला जाता है तो आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ करोगे, और ये वाला ग्राफ मैंने यहाँ से ड्रॉ किया। कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ पे ln है यहाँ पे लॉग है, कुछ नहीं है। देखो नेचुरल लॉग और लॉग सेम ही होता है, बट डिफरेंस होता है इसका, ठीक है, समझ रहे हो। तीसरे ग्राफ पे आते हैं। देखो यहाँ पे भी सेम वही कहानी है कि आर नॉट और आर लॉग। अब मैंने क्या किया, मैं इसके रिस्पेक्ट में बना रहा हूँ, ठीक है। ये है पूरा का पूरा जो मेरा यहाँ पे लॉग की कंसंट्रेशन के बेस पे दिया हुआ है, चाहे वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन हो या फिर फाइनल कंसंट्रेशन हो, उसके बेस में एंड टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब मैं इन दोनों के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉप करने जा रहा हूँ। तो जो मेरा स्लोप रहेगा वो कहाँ से जाएगा, स्लोप मेरा ये रहेगा सिंपल, ठीक है। स्लोप मेरा सिंपल ऐसा जाएगा। तो ये जो स्लोप का नाम रहेगा मेरा, या फिर जो स्लोप रहेगी मेरी, वो रहेगी मेरी के अपॉन 2.303। यहाँ पे पॉजिटिव का के रहेगा क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे के प्लस का, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला ग्राफ देख लो भाई। अगर आपसे बोला जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम में आप क्या करो, ग्राफ को ड्रॉ करो। तो देखो बहुत ही सिंपल ग्राफ होता है ये। होता क्या है हमारे पास, जैसे यहाँ पे मान लो आपको 0 है, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। तो हो क्या रहा है मेरे पास, मैंने आपसे कहा कि मेरा जैसे जैसे, चलो पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे मेरे पास टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है, टाइम मेरा इस साइड बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है। और मैंने आपको समझाया है कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होती जाती है तो इंक्रीज किसकी होती है, प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन टाइम के साथ, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन, तो आप इसको लिख लो पी प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन और ये आर रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन। तो ये एक सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है। और ये चार टाइप के जो ग्राफ है इनमें से कोई भी देखो, इन्हीं से पूछ सकते हैं आपको, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। मैंने बहुत ही सिंपल टर्म में आपको समझाया है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही दो इक्वेशन चाहिए होती है ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो यही था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, अपने लास्ट टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है मेरा, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक करते हैं, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए तो हाफ लाइफ निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर का मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, ठीक है। कि रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हमने क्या फाइंड किया था, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग आर नॉट की कंसंट्रेशन अपॉन आर की कंसंट्रेशन। भाई यही किया था हमने, है ना, ये तो किया था। अब मैं आपको अगर कहूंगा कि इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे आपने जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ निकालने के लिए किया था ना, सेम वही करना है यहाँ पे। क्या करो, टी के बदले क्या पुट कर दो, टी हाफ एंड
ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, क्योंकि टाइम के साथ हमारा टाइम गैप तो सेम रहता है, लेकिन जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ क्या होती जाती है, आधी होती जाती है। इट मींस, और किसकी आधी होगी, उसके इनिशियल की ना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन की तो हाफ होगी, तो इससे रिप्लेस कर दो। जरा वॉल्यूम पुट करो जरा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग आर नॉट की कंसंट्रेशन अपॉन टू। भाई यही है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जरा। ठीक है, सॉल्व करते हैं जरा इसको, और सॉल्व करने पे हमें पता लगा कि मैं इसको और इसको तो कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको और इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, मेरे पास ये 2 हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो 2 जब मेरा ऊपर चल जाएगा, और ये टी हाफ को मैं इधर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को वैल्यू तो टी हाफ की निकालनी है। के को मैं नीचे रहने देता हूँ, के को हम नीचे ही रहने देते हैं। के नीचे आ गया, ये इधर चला गया, लॉग 2 बचा। अब आपको पता है ना कि लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.30। तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 0.303 ऐसे कुछ के समथिंग में होता है, अपॉन के। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएगा 0.693 अपॉन के। अब देखो बच्चों, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना, ये बहुत काम आएगा आपके, जब मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में सारे के सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ध्यान रखने इस चीज़ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फार्मूले। चाहे वो जीरो ऑर्डर का आपका रेट कांस्टेंट का फार्मूला हो, चाहे वो आपका फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का फार्मूला हो, चाहे वो आपका दोनों की हाफ लाइफ के बेस पे फार्मूला हो। समझ रहे मेरी बात को? तो देखो, जनरली होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे दोस्तों सेकंड ऑर्डर के बेस पे भी आता है, नहीं, उसके बहुत ही रेयर होते हैं और नहीं आते हैं। ठीक है, हाँ, यूनिट जरूर याद कर लेना, क्योंकि यूनिट के बारे में आपसे पूछ सकते हो, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर वो नॉर्मल है। लेकिन जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे ये रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे, ठीक है, या फिर इनसे रेट कांस्टेंट निकालने के बेस में, चाहे वो जीरो ऑर्डर का हो या फर्स्ट ऑर्डर का, तो वो इन्हीं के बेस में आएंगे, या फिर उसके हाफ लाइफ के बेस पे आएंगे, या फिर ग्राफ के बेस पे आएंगे। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, चिंता मत करो, आपको सबसे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जिनके चांसेस बहुत ही ज्यादा हाईली रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं उसी लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो एक वीडियो को एंड करने से पहले ना, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि मैंने हाफ लाइफ का ग्राफ नहीं बताया, है ना। तो लगे हाथों में आपको ग्राफ भी बता देता हूँ हाफ लाइफ का। देखो कितना इजी ग्राफ है, कुछ नहीं करना आपको। देखो हमको ऑलरेडी पता है टी हाफ और कंसंट्रेशन के बेस पे बनाऊंगा मैं। ठीक है, टी हाफ एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बेस पे ही बनाऊंगा। रिएक्टेंट बोला है, फिर इनिशियल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो आपको बोलना है। ठीक है, बट कंसंट्रेशन के बेस पे बनता है। तो एक चीज ध्यान रखना कि ये इस पे ना कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इनिशियल कंसंट्रेशन के या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, इंडिपेंडेंट रहता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो टी हाफ के बेस पे हमारे पास रहता है ना ग्राफ, वो बनता है ऐसे, बिल्कुल ये स्लोप इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में जाएगी, इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। स्लोप यहाँ पे आप जीरो भी लिख सकते हो, या फिर स्लोप को आप कुछ ना भी पुट करो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो टी हाफ के लिए हमारा ग्राफ बनता है यही बनता है। समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यही होता है मेरे पास ग्राफ, जो कि मेरा होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ के बेस पे। ठीक है, और एक लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये सोचते थे कि सर आपने एक बोला था कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि क्या बोलते हैं यूनिट निकालने के लिए, ठीक है, चाहे वो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की, तो फॉर्मूला कौन सा होता है? देखो फॉर्मूला एक याद रखना, अगर कभी यूनिट भूल जाते हैं ना इनकी, तो एक सिंपल फार्मूला बता देता हूँ मैं आपको। इतना अच्छा फार्मूला है वो होता है मोल अपॉन लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स। इस फॉर्मूले में ना आप कुछ भी पुट करो, आप किसी भी ऑर्डर का क्या निकाल सकते हो, आराम से यूनिट निकाल सकते हो। निकाल के देखो, देखो अगर जीरो ऑर्डर के लिए निकालना हो तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अगर मेरे को जीरो ऑर्डर के लिए निकालना होता है यूनिट, तो देखो एन के बदले क्या पुट करो, जीरो। तो एन के बदले जब जीरो पुट करोगे 1 - 0, ठीक है, और सेकंड इनवर्स तो क्या आएगा देखना जरा। ये आएगा 1 - 0 तो 1 ही होगा, तो मोल तो ऐसे ही रहेगा, लीटर ऊपर आ जाएगा इनवर्स में, सेकंड इनवर्स। यही होता है यूनिट जीरो ऑर्डर की। हो गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए करके देखो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल के देखो इस फॉर्मूले के थ्रू। आप कहोगे सर 1 - 1 0,
तो मोल अपॉन लीटर क्या हो जाएगा भाई, जिसके पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इट मीन जब सब इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। ऐसे आप दूसरे वाले के लिए करोगे, ऐसे आप इसके लिए करोगे, सेकंड ऑर्डर वाले के लिए तो 1 - 2 करना, ठीक है, -1 आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, और साथ में क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। समझ रहे हो ना मेरी बात को? या फिर आप उल्टा कर सकते हो, लीटर अपन मोल इनवर्स, कुछ भी कर सकते हो यार, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो बस यही होता है मेरे पास यूनिट निकालने का तरीका, चाहे थर्ड ऑर्डर के लिए निकालो, किसी के लिए भी आप इस फॉर्मूला के थ्रू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए भाई, यही था मेरा कॉन्सेप्ट इस सेकंड लेक्चर का, ठीक है, जो कि सॉरी सेकंड लेक्चर कह रहा हूँ मैं, जो कि मेरा थर्ड लेक्चर है यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है। तो अब जो फोर्थ लेक्चर आएगा वो न्यूमेरिकल बेस पे आएगा, जो कि मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको इनके फॉर्मूले के बेस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी थी, और वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये थी कि मैं व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ पे मैं एक कम्युनिटी बना रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या आपके फ्रेंड्स को कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, तो आप उस कम्युनिटी में ऐड हो सकते हो और वहाँ पे अपने डाउट फ्रीली पूछ सकते हो। वहाँ पे मैं बहुत ही जल्दी आपके डाउट को क्लियर भी कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपको शॉर्ट कंटेंट देखने का शौक है या फिर शॉर्ट कंटेंट देख के आपको टॉपिक समझने का शौक है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होगी, आप उसके थ्रू भी मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डालता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टाटा।